अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 में आप लोगों की क्लास शुरू हो चुकी मंडे से। ओरिएंटेशन में आपसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद जैसे एज़ पर प्लान ट्यूसडे वेडनेसडे मैनेजरियल एनालिसिस के एरिया पे आपकी डिस्कशन चली, तो आज हम फाइनेंशियल एनालिसिस पे बात शुरू करेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस में थोड़ी सी बात मेरी बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, कुछ बात उस दिन अधूरी रह गई थी। आल्दो जैसे मैंने कहा, जो बच्चे मुझसे कैफ से पढ़ के आए हैं वो तो इन लर्निंग, रिवीजन, एग्जामिनेशन टेक्निक्स के बारे में काफ़ी फेमिलियर होंगे, लेकिन देर आर फ्यू फेसेस जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जिनसे मेरी टीचिंग स्टाइल पे या जो लर्निंग स्टाइल मैं रिकमेंड करता हूँ उस पर बात नहीं हुई। तो इसके लिए मैं क्विक रिकैप आप लोगों से थोड़ा सा चाहूँगा कि हम 15-20 मिनट में ज़रा क्विक रिकैप ले लें या कुछ कम्युनिकेशन कर लें, लर्निंग, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड एग्जाम टेक्निक्स, उसकी सिग्निफिकेंस पे, फिर हम इंशाअल्लाह आगे चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। अच्छा जी, जस्ट लाइक कैफ 3, बल्कि उससे भी शायद जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आपको रीडिंग की तरफ तवज्जो देनी है। आल्दो हमारा 60% तक का जो एरिया है कैफ 6 का, मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस का, उस 60 में से तकरीबन 50 के करीब न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, लेकिन उन न्यूमेरिकल की फाउंडेशन बेस जो प्रिंसिपल है वो रीडिंग से, थ्योरी से हमने पढ़ के सीखनी है। सो नोट्स की रीडिंग और बेसिक इलस्ट्रेशन से उन बेसिक कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, हम ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। स्टडीज़ में आपको रेगुलर रहना है, क्लासेस में भी रेगुलर चलेंगे और घर पे भी रेगुलर पढ़ेंगे। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि सीए की स्टडीज़ में आप जिस दिन पहले दिन क्लास में बैठ गए उसी दिन से आपकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। जिस तरह आप एकेडमिक्स में अपने एकेडमिक जो स्टडीज़ थी चलते थे कि हम 12 महीने का साल है हमारा एकेडमिक ईयर, हमने 7-8 महीने क्लासेस पढ़ी, फिर सिलेबस ख़त्म हुआ, फिर हमने 3-4 महीने मिले रिवीजन प्रैक्टिस के लिए। तो प्रोफेशनल एजुकेशन में ऐसा नहीं है। बाय नाउ यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट कि आपकी जब क्लासेस ख़त्म होती तो आपको तो हार्डली 1 महीना मिलता है। 1 महीने में सिलेबस रिवाइज करके प्रैक्टिस करके तैयार नहीं होता। तो आपको देखना है कि जिस दिन आप क्लास में बैठे, आज से आगे चलो तो 5 महीने बाद आपके एग्ज़ाम है, तो ये 5 महीने तो ज़रूर आपको स्टडीज़ को देने हैं। आप मैट्रिक में 9th-10th में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 3-4 महीने दे रहे होते थे, तो सीए की स्टडीज़ इतनी तो इज्जत डिज़र्व करती है कि उसको हम 5 महीने दे दें। और वो 5 महीने शुड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर क्लास। वहाँ से आप पढ़ना शुरू करोगे तो ही आप आगे चलते हो कामयाबी से। क्लासेस में रेगुलर होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम एक एक टॉपिक को कई कई दिन पे पढ़ रहे होते हैं। आप कोई एक दिन स्किप करते हो, वो स्किप करने की वजह से आपकी टॉपिक की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, अगले दिन की लर्निंग्स आपकी डिस्टॉर्ट हो जाएंगी और एग्जाम लेवल प्रिपरेशन आपकी ज़रा थोड़ी सी पीछे रह जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। घर पे रेगुलर रहने से मुराद क्या है कि रोज़ का काम रोज़ करना है और वीकली टेस्ट आपके आएंगे, उनको प्रिपेयर करके उसमें बैठना है। आपकी असेसमेंट्स आएंगी, उनके लिए प्रिपेयर करके बैठना है। आपके टर्म टेस्ट आएंगे, उनकी तैयारी के साथ बैठना है। ये जो वीकली टेस्ट हैं, असेसमेंट्स हैं, टर्म टेस्ट हैं, दे प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी या रिमाइंडर कि सब्जेक्ट को पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तीसरी दफ़ा पढ़ो। क्योंकि जब तक एक टॉपिक को 1, 2, 3 दफ़ा आप नहीं पढ़ते, आपकी उसकी रिटेंशन एग्जाम लेवल परफॉर्मेंस तक नहीं जाती। एक दफ़ा पढ़ने से चीज़ें इतनी अच्छी समझ नहीं आती कि एग्जाम लेवल क्वेश्चन में उनको आप अप्लाई कर सको। तो आप एक दफ़ा आप रोज़ का काम रोज़ कर रहे हो, हफ्ते बाद टेस्ट आएगा उसके लिए पढ़ोगे, फिर महीने 1.5 बाद असेसमेंट आएगी उसके लिए पढ़ोगे, 2 महीने बाद टर्म टेस्ट आएगा उसके लिए पढ़ोगे। तो एक टॉपिक को लगभग आप 3-4 दफ़ा पढ़ चुके होगे बाय द टाइम आपका सिलेबस ख़त्म होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा करो। 3-4 दफ़ा सिलेबस को पढ़ के आप लास्ट मंथ में एंटर हो, तभी आप अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम लेवल तक लेके जा पाते हो। मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस में थोड़ी कमी भी रह गई तो चलेगा। टीचर्स की गाइडलाइन के मुताबिक आपको अपनी स्टडीज़ को प्लान करना है। कोशिश कीजिए कि गाइडलाइंस जो चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, टीचर्स से ही लीजिए, उन्हीं से मांगिए। अपने सीनियर से, कुलीग से हेल्प लीजिए। गाइडलाइन या नसीहतें उनसे ना लीजिए, वो बाज़ का आपके लिए बड़े नुकसानदेह हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा जी, रिवीजन बार बार चाहिए और प्रैक्टिस अनसिन क्वेश्चन की करनी है। अक्सर बच्चे प्रैक्टिस को ही रिवीजन समझते हैं। प्रैक्टिस आपकी रिवीजन नहीं होती। प्रैक्टिस में सिर्फ
हर एक टॉपिक के चंद एस्पेक्ट टेस्ट किए जाते हैं किसी सवाल में। एक चैप्टर, जैसे हम इन्वेस्टर अप्रेजल का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, उसको पढ़ने में हमें कोई 2-3 हफ्ते लगने हैं। अब 2-3 हफ्तों में वहाँ पे हम कोई 30-40 तरह के केसेस, एंगल्स, ट्रीटमेंट सीखेंगे। लेकिन जब ट्रीटमेंट सीखने बाद हम कोई एक पास पेपर क्वेश्चन पकड़ेंगे ना, तो उन 40 में से किसी एक सवाल में 8 ट्रीटमेंट टेस्ट हुई हैं, किसी में कोई 10 टेस्ट हुई हैं, किसी में 6 टेस्ट हुई हैं, किसी में 12 टेस्ट हुई हैं। हम 4 सवाल मिला के भी पास पेपर का कर लेंगे ना, तो 40 ट्रीटमेंट में से शायद 25 टोटल रिवाइज होंगी वहाँ पे हमारी। तो प्रैक्टिस इज नेवर रिवीजन। रिवीजन का मतलब है नोट्स और इलस्ट्रेशंस, जहाँ से कॉन्सेप्ट सीखा है उनको जाके पढ़ना, वहाँ से जाके देखना। तो ये चीज़ आपने फ़र्क रखनी है, रिवीजन अलहदा, प्रैक्टिस अलहदा। और प्रैक्टिस में हमने अनसीन क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी है, और उसमें हमने सोल्यूशन की हेल्प के बगैर प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत की हैबिट है जो आपको डेवलप करनी है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, जितनी समझ आई वो कीजिए, जहाँ पे फंसे वहाँ पे दमशन लेकर सवाल कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय मार्किंग है। स्टेप बाय मार्किंग पे मैं आपको एलेबोरेशन पहले मंडे को बता चुका हूँ कि स्टेप बाय मार्किंग में एक स्टेप गलत भी हो गया, एक स्टेप आपको नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि सवाल छोड़ दो, उसकी वैल्यू ज़ूम करो, नेक्स्ट स्टेप पर जाओ, तीसरे पर जाओ, चौथे पर जाओ, सवाल को कंप्लीट करो। यही आदत आपको अपनानी है कि अनसीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करने की आदत डेवलप करनी है। क्वेश्चन में कुछ गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, पहले कंप्लीट कर लो, अजम्पशंस लेके कंप्लीट करो, फिर आंसर से कंपेयर करो, कहाँ गलतियां थी उनको ठीक कर लो, उनको इंप्रूव कर लेना। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद मोर रिवीजन, विद मोर प्रैक्टिस, आपकी एरर्स कम होती जाएंगी, आपका हर सवाल में स्कोर ज्यादा होता जाएगा। तो हमें परफेक्ट के पीछे नहीं जाना, हमें कंप्लीट क्वेश्चन के पीछे जाना है। परफेक्ट सवाल आता है, वेरी वेल, हम परफेक्ट करेंगे, लेकिन नहीं आता तो वरी नहीं है, क्योंकि पास होने के लिए हर सवाल परफेक्ट करना जरूरी नहीं है। मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स पे भी मुझे लगता है मैं आपसे बात लास्ट क्लास में कर चुका हूं। ये जैसे मार्किंग स्कीम का आपको मैंने एक आइडिया दिया था, 15 नंबर का सवाल था और उसके रिक्वायरमेंट्स कटे 12-13 स्टेप्स में बटे हुए हैं। तो इसमें से कोई एक स्टेप गलत हो गया तो अगले स्टेप की वैल्यूज यकीनन इफेक्ट हो जाती है, बट मैटर नहीं करता। ये रेवेन्यू गलत निकाल दिया तो 1.5 नंबर कटे सवाल में, बाकी सब ठीक किया, पूरे 13.5 नंबर मिल जाएंगे। इसकी वजह से अगली वैल्यूज गलत आई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर स्टेप की वैल्यू स्टेप के कॉन्सेप्ट के नंबर हैं। अच्छा, यहाँ पे मार्किंग एग्जामिनर कमेंट्स के रेफरेंस से हमें पता लगता है कौन से एरिया था जहाँ पे स्टूडेंट्स को पासिंग स्कोर करने में दिक्कत है, कौन से एरियाज हैं जो बच्चे जनरली आसान समझ के अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अच्छा, इसमें आल्दो बात तो मैनेजरियल एनालिसिस किया, लेकिन शायद अगर आपको अभी ये बात रजिस्टर नहीं हुई तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इट इज़ सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग, अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट एंड रिलेटेड एप्लीकेशन इन द प्रैक्टिकल सिनेरियोज। ये बात तो है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैनेजरियल एनालिसिस रिलेट करता है, लेकिन चलें उसके रेफरेंस से मैं हाईलाइट कर दूं। 13% पास परसेंटेज में आया था, तो उसने बताया, वजह क्या बताई, रोट लर्निंग की भी बच्चों ने, और वही चीज़ अरशद साहब भी हाईलाइट कर रहे थे, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको फाइनेंस में भी हाईलाइट कर रहा हूँ। रोट लर्निंग नहीं करनी हमने चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और फिर सोच के अप्लाई करना है। वो मैनेजरियल एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, रट्टा यहाँ नहीं चलना। यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं रहेगा, फॉर्मेट्स दाएं बाएं हिलते रहेंगे आपके, ठीक है। और वो तभी आप इस तरह के फ्लेक्सिबल फॉर्मेट्स को डील कर पाते हो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी रहती है। ये वही बात, घर पे प्रैक्टिस करते हुए ख्याल रखना है कि जो पार्ट्स आए वो कीजिए, जो नहीं आते उन पर टाइम ज़ाया ना कीजिए, अजम्पशन लीजिए, आगे चलिए। क्योंकि बच्चे जो जनरल कंप्लेंट होती है, पेपर बड़ा लेंथी था, वो पेपर लेंथी नहीं होता। बेसिकली आप उन पार्ट्स पे जो आपको नहीं आते, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो आप एग्जाम में आप पिक नहीं कर पा रहे, उन पे आप अननेसेसरली टाइम ज़ाया कर देते हो। 2 नंबर का एक स्टेप होता है, ये नज़र आ रही है ना वर्किंग सारी आपको, कोई 1 नंबर, कोई 1.5 नंबर, को आधा नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर का कोई स्टेप है, आधा नंबर। अब आधे नंबर की वर्किंग पे आप फंसो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है जी, आधा नंबर, आप इस पर फंस जाओ आके और 10 मिनट ज़ाया कर दो और फिर कोई जी पेपर लेंथी था, तो ये तो ज़्यादती है ना, क्योंकि ये तो आधे नंबर की कैलकुलेशन थी। आधे नंबर की कैलकुलेशन तो 1-1.5 मिनट में करना था और आगे चलना था आपने। अगर आपको 1-1.5 मिनट में नहीं समझ आ रही है एक चीज़, तो यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, अज्यूम करो, छोड़ो, अगले स्टेप पे जाओ। डेप्रिसिएशन नहीं होती, ये निकाल दो, ये नहीं होता, ये तो करो, ये तो करो, जो अवेलेबल डाटा उसके सर पे। तो ये की है।
और ये की आपने घर पे प्रैक्टिस से डेवलप करनी है। ये की हैबिट आपने घर पे प्रैक्टिस से डेवलप करनी है कि घर पे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, परफेक्ट सोल्यूशन देकर परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हमारा मकसद परफेक्ट सोल्यूशन प्रोड्यूस करना नहीं है। हमारा मकसद घर पे प्रैक्टिस करते हुए है कंप्लीट सवाल करना, ऐसा सवाल जो हमें पूरा आता ही नहीं था लेकिन फिर भी पूरा करना है। ठीक है, कुछ गलतियां होंगी, कोई बात नहीं। दिस इज द आर्ट, दिस इज द हैबिट विच वी नीड टू डेवलप। बाकी एग्जाम टेक्निक्स पे इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे आगे चलेंगे बात करते रहेंगे, लेकिन एग्जाम में भी चीज़ अल्टीमेटली यही है, अभी फंसना नहीं है। जो चीज़ समझ आती है करते जाइए, जो नहीं आती है उसकी अजम्पशन लीजिए और आगे चलिए। तो ये जी बात ओवरऑल मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि 5-10 मिनट में हम आप बात कर लें कि हमारी लर्निंग, रिविजन और प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी क्या होगी। एग्ज़ाम में भी हमें इसकी एप्लीकेशन के बगैर, इसके बगैर हम नहीं चल सकते, हमें इसको ले के साथ चलना है। और कोई सवाल किसी बच्चे के जहन में इस से रिलेटेड कोई सवाल हो, पूछना चाहते हो? अभी नहीं, आइंदा भी जो मैं आपको एडवाइस दूं, आपको लगे कि वो आपको हजम नहीं हो रही, तो उसके लिए मुझसे रब्ता कीजिए, उसको फेंक ना दीजिए। क्योंकि अक्सर आपको पता है ना कि डॉक्टर्स जब दवाइयाँ देते हैं तो उन दवाइयों में कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जो आपको सूट नहीं करते। तो आपने दवाई ली, साइड इफ़ेक्ट्स आए, दवाइयाँ खाने छोड़ दी, तो आप ठीक नहीं होगे। तरीकाकार क्या होता है, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसको बताते हैं जी मुझे इस मेडिसिन से ये साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स के साथ एक और गोली डाल देता है कि अच्छा इसके साथ ये भी ले लो, अब तुम्हारा वो साइड इफ़ेक्ट मैनेज हो जाएगा और लास्ट में दवाई बाकी कंटिन्यू रखो। जैसे अक्सर दवाइयों से पेट खराब हो जाता है कुछ लोगों का, तो डॉक्टर के साथ ऐड कर देते हैं दवाई भी, साथ ये दवाई भी ले लेना अगर ये गड़बड़ हो। अगर सर दर्द आए तो साथ ये दवाई भी ले लेना। तो आप लोग को एज अ स्टूडेंट भी ये चीज़ सीखनी है कि आपको एक टीचर एक कंप्लीट सेट ऑफ एडवाइसेस देता है, उन एडवाइसेस को आपको कंप्रीहेंसिवली कंप्लीटली फॉलो करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो डेफिनेटली एज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ गाइडलाइन आपके बेनिफिट के लिए एडवाइस की गई हैं। अगर कभी आपको लगे कि कोई गाइडलाइन आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपको सूट नहीं कर रही, कोई दिक्कत दे रही है, तो उसको ड्रॉप नहीं करना, उसको फेंक नहीं देना, टीचर से आके डिस्कस करना है जी मुझे ये इशू आ रहा है, तो टीचर विल बी इन अ पोजीशन टू एडवाइज यू इन अ मच बेटर वे। ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए गाइडलाइन है कि गाइडेंस लेके आपने चलना है। तो अच्छा जी, अब हम अपनी स्टडीज़ की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम अपना सीक्वेंस जो स्टडीज़ हमारे तकरीबन यही रहेगा जो हमारे ये टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल पहला टॉपिक, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, बजटिंग, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एंड देन स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस। ये इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है जी पहला टॉपिक जिस पे हम आज से इंशाअल्लाह ताला बात शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक की पास पेपर देख लीजिए जरा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा सबसे अहम टॉपिक है। हर अटेम्प्ट में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और नॉर्मली सबसे ज़्यादा मार्क्स इस एरिया से टेस्ट किए जा रहे हैं। सिर्फ इस अटेम्प्ट में ये एक्सेप्शन है कि इस टॉपिक के मार्क्स और इस टॉपिक, ये दो टॉपिक्स मार्क्स बराबर हैं। बाकी हर अटेम्प्ट में इन्वेस्टर अप्रेजल के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, इन्वेस्टर अप्रेजल के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, इन्वेस्टर अप्रेजल के मार्क्स सबसे ज़्यादा है। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। टाइम के लिहाज से शायद हमारी क्लास पे इस पर सबसे ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है। और इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस ये भी है कि इस टॉपिक में हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उनमें से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी ज़्यादा टर्म्स आगे भी कई टॉपिक्स में यूज़ होने वाली हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये टॉपिक एक तरह की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाउंडेशन बन जाता है। इसमें बहुत सी बातें हैं जो आगे कई टॉपिक्स में हमारी डिस्कशन की बेस प्रोवाइड कर रहे होंगे। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, इंट्रोडक्शन टू, इसको प्रोजेक्ट अप्रेजल, हमारी किताब में इसका नाम इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल है, लेकिन अक्सर किताबों में इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहा जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहा जाता है। एब्रीवेट अक्सर हम CIA से इसको कर देते हैं। हम सब इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि बिजनेसेस में जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं।
एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम जिस पीरियड में स्पेंड करते हैं अमाउंट, उसी पीरियड में पीएनएल को चार्ज कर देते हैं। और नॉर्मली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अमाउंट स्पेंड की जाती है वो कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए करती है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने प्रोडक्शन प्लांट की रिपेयर की, को पुर्जा टूट गया उसको लगाया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने अपनी एग्जिस्टिंग प्लांट में लुब्रिकेशन ऑयल डाला, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने अपने प्लांट के ऑपरेटर की सैलरी पे की ताकि वो प्लांट चला सके, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि आपके पास जो प्लांट, जो मशीनरी अवेलेबल है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पे चलाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन देयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि अमाउंट स्पेंड की जाए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। आप अभी 5000 यूनिट्स महाना बनाते हो, आप चाहते हो मैं कैपेसिटी को उठा के 5000 से 8000 पे ले जाऊं, तो इस ट्रांजिशन के लिए जो अमाउंट स्पेंड की जाएगी, इस मकसद के लिए जो अमाउंट स्पेंड की जाएगी, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, बिजनेस की, कमाने की अहलियत है, उसको बढ़ाते हो। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ एक चैलेंज क्या आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में अमाउंट जो इन्वॉल्व होती है जनरली वो ह्यूज अमाउंट होती है एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो प्लांट लगा हुआ ना, उसका पुर्जा टूट गया तो छोटा 10, 20, 25 हजार, 30 हजार का पुर्जा आएगा, बदल दो भाई। और वो तो जरूरी है भाई, हमारा एक एसेट था वो रुक गया चलता, उसको चलाने के लिए जरूरी है बदलना। लेकिन जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वहां पर हर चीज जरूरी नहीं होती। जैसे हम कह रहे हैं हमारी कैपेसिटी अभी 5000 पर मंथ है, हम 5000 पर मंथ से 10,000 पर मंथ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी ले जाए। अब ये जरूरी नहीं है, हमारी कंपनी बंद नहीं हो जाएगी अगर हम 10,000 पे नहीं लेके जाएंगे। बेसिकली ये हमारी ख्वाहिश है कि हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लें ताकि हमारे ज्यादा प्रॉफिट्स आ जाएं। ये हमारी ख्वाहिश प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की ज्यादा प्रॉफिट के लालच में है कि हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या आई कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ह्यूज अमाउंट्स इन्वॉल्व होती हैं। मशीन का पुर्जा तो 10, 20, 25 हजार का आ रहा था ना, लेकिन मशीन 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ की आएगी। और मशीन का पुर्जा तो आज लगाया वो तो हर 6 महीने बाद बदलता है, उसकी लाइफ ही 6 महीने होती है। लेकिन मशीन 10-15 करोड़ की ले रहे हो, इसने तो 8-10 साल चलना है, लाइफ ज्यादा होती है। सो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर में चूंकि ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स फ्यूचर में आने हैं और फ्यूचर में कई सालों में आने हैं, तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का फैसला सोच समझ के किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फिर बोल रहा हूं, मशीन का पुर्जा टूट गया, बस सोचना यह भाई खरीदना कहां से है, अच्छी कीमत में अच्छा पुर्जा कहां से मिलता है, खरीदना तो है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, इस पे क्वेश्चन मार्क होता है। तो जनरली हम कहते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर का वक्त जब भी आए, जब भी कंपनी को उसकी जरूरत महसूस हो, कंपनी शुड फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, शुड कंडक्ट अ प्रॉपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अप्रेजल से मुराद एवैल्यूएशन, कि उसको प्रॉपर्ली एवैल्यूएट किया जाए कि या क्या ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शन हमारे सामने है, कैपेसिटी अगर बढ़ाने की बात हो रही है 5000 से 10,000 यूनिट्स, तो क्या ये हमारे लिए वाकई ही फायदामंद है। हम कैपेसिटी बढ़ाने तो जा रहे हैं प्रॉफिट के लालच में, तो क्या वाकई ही कैपेसिटी बढ़ाने से हमें वाकई एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है? तो जनाब इस चैप्टर में हम यही सीखने जा रहे हैं। हम डिफरेंट टूल्स पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को एवैल्यूएट कर सकें। कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही है, तो क्या कैपेसिटी बढ़ाना हमारी कंपनी के लिए फायदामंद है? डिफरेंट टूल्स हम पढ़ेंगे जो हमारे कैफ 6 के सिलेबस में है। बाय द वे कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टूल्स इसके अलावा भी हैं। जब इंशाअल्लाह आप CFAP 4 में जाएंगे तो वहाँ पे, यहाँ पे तो 4 टूल्स आ रहे हैं, वहाँ पे गालिबन टोटल इसके अलावा भी 3-4 टूल्स हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये भी रिवाइज करेंगे, लेकिन 3-4 टूल्स एडिशनल भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो ये जनाब 4 टूल्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। जब भी हमारे सामने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन आए फैसला करने के लिए कि क्या हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, there are some basic techniques and there are some advanced techniques। बेसिक टेक्निक में हमारे स्कोप में सिर्फ एक है,
कैफ लेवल पे। सी फैप में जाएंगे तो वहाँ पे 2 आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल एक पे बैक पीरियड मेथड है। एडवांस टेक्निक्स जिनको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी कहते हैं, यहाँ पे हमारे सिलेबस में 3 टेक्निक्स हैं, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। इन टोटल 4 कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। अच्छा, इनमें से कुछ टर्म से आप जैसे फेमिलियर भी हो गए अपनी अर्लियर स्टडी से, ऐसे ना एनपीवी आईआरआर से आप फेमिलियर भी हो तो, लेकिन बहरहाल हम पे बैक पीरियड मेथड से अपनी बात शुरू करेंगे। हम इसके लिए एक सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं। हम जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट केसेस, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं। लेट्स अज्यूम हमारी सेल्स टीम ने चीफ एग्जीक्यूटिव को अप्रोच किया कि जी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5000 यूनिट्स है और हम ऑलरेडी 5000 यूनिट्स महाना बना के बेच रहे हैं, लेकिन मेरी जो सेल्समैन हैं वो मुझे बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है और अभी हम प्रोडक्ट अपनी सिर्फ पंजाब में बेच पा रहे हैं, लेकिन मेरे सेल्समैन बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के लिए लोग उनको केपीके से भी रब्ता कर रहे हैं। सेल्स का जो डायरेक्टर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे लगता है, मेरी ख्वाहिश है कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं, 5000 की जगह उसको 10,000 महाना पे ले जाएं ताकि हम केपीके में भी मजीद यूनिट्स बेच सकें। तो ज़्यादा प्रोडक्शन से ज़्यादा यूनिट्स बना के ज़्यादा यूनिट्स बेच के वी शुड बी एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। अब उसने ये जुमला, एक प्रपोजल चीफ एग्जीक्यूटिव के सामने रखी। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं होता कि भाई ठीक है प्रपोजल सामने आए तो अमल कर दो, क्योंकि ये तो डायरेक्टर सेल्स की ऑब्जर्वेशन है। उसको लगता है कि शायद हम प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल करके ज्यादा यूनिट्स बना के केपीके में ज्यादा यूनिट्स बेच पाएंगे। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? दिस नीड्स डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के तहत पढ़ने जा रहे हैं। अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब हमारे डिपार्टमेंट का भी रोल आता है। तो सबसे पहले हम पे बैक पीरियड की बात करते हैं। पे बैक पीरियड मेथड क्या कहता है कि आपको नई मशीन में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, इसको एवेल्युएट करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि हम आज अगर इन्वेस्टमेंट का फैसला करें तो हमें प्लांट में इन्वेस्टमेंट आज करनी पड़ेगी और उस इन्वेस्टमेंट की रिटर्न हमें आने वाले कई सालों में मिलेगी। पे बैक पीरियड मेथड कहता है कि आपने अगर किसी कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट को एवेल्युएट करना है तो आप ये देखिए कि उस प्रोजेक्ट से आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी देर में वापस आएगी। पे बैक, आपने 100 रुपया एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, वो प्रोजेक्ट सालाना 20 रुपये अगर कमाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने सालों में वापस आई? 5 साल में। तो पे बैक पीरियड मेथड कहता है कि भाई आपने जिस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करनी है, जिस कैपिटल प्रोजेक्ट की अप्रेजल करनी है, जिस कैपिटल प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन करनी है, उस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो। पे बैक पीरियड से मुराद जो पैसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो पैसा प्रोजेक्ट की रिटर्न से कितनी देर में वापस आएगा। टेक्निक measure the time period that a project will take to pay its original investment back। अच्छा जी, ये इसकी कैलकुलेशन का वेरी बेसिक फार्मूला, प्रोवाइडेड प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर इवन एनुअल कैश बेनिफिट। अच्छा, ये कीवर्ड है जी यहाँ पे, ये हमने हाईलाइट इधर भी किया हुआ है। पे बैक पीरियड कहता है कि आप प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं उसको एनुअल कैश बेनिफिट से डिवाइड कर दें। अगर आपका एनुअल कैश बेनिफिट इक्वल है तो आप इस तरह पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैश बेनिफिट का वर्ड मैंने हाईलाइट किया। ये कैश बेनिफिट यहाँ पे क्यों हाईलाइट किया जाता है? क्योंकि आपको पता है किसी भी बिजनेस से जो बेनिफिट हमें आता है उसको मेजर करने के लिए और भी तरीके हैं। जैसे वेरी कॉमन मेथड जिससे आप फेमिलियर हैं, दैट इज प्रॉफिट।
किसी कारोबार में से जो रिटर्न आ रही है, बेनिफिट आ रही है, उसको मेजर हम प्रॉफिट में भी तो कर सकते हैं ना। प्रॉफिट और कैश में डिफरेंस आपको कैश फ्लोज में समझा दिया गया है, हम यहां पे भी थोड़ी सी उसकी बात कर लेंगे। प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज में फर्क होता है। आपको पता है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन में नॉन कैश आइटम्स भी ट्रीट हुई होती हैं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुई होती है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में प्रोविजन भी चार्ज हुई होती हैं। बट पे बैक पीरियड कहता है भाई सालाना प्रॉफिट नहीं, सालाना कैश कितना कमाएगा ये प्रोजेक्ट आपका, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, सालाना कैश कितना कमाओगे। अगर ये डाटा आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से पे बैक कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ना दो बड़ी बेसिक्स एग्जांपल्स हैं, इन दोनों का हम पे बैक करके कैलकुलेट करें। एक्टिविटी 1 में इट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड विद एनुअल कैश रिटर्न, payback period is 4 years. Activity 2, initial investment 1 लाख, annual return हर साल सेम है 35,000, payback period is 2.86 years. Payback period calculate करना, this is this much simple when you are dealing with even cash flow. हर साल कैश अगर बेनिफिट बराबर है तो हम सिंपली इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैश बेनिफिट से डिवाइड कर दें। अच्छा, यहाँ पे इसमें एक पॉइंट और भी आ सकता है, हमें अगर से एमसीक्यू आ जाता है, वहाँ से हमसे कहता है जी ईयर्स और मंथ्स में बताओ, तो ये हम 0.86 ईयर्स को सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मंथ्स आ जाएंगे। कितने मंथ्स आते हैं? 10.32, राउंड ऑफ कर लें इसको 10 मंथ्स, ठीक है जी। तो हम इसको 2.86 ईयर्स भी लिख सकते हैं और 2 ईयर्स 10 मंथ्स भी लिख सकते हैं। हम दोनों अंदाज में इस पे बैक को एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2.86 ईयर्स या 2 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। तो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना, अगर आपके सालाना बेनिफिट जो बिजनेस से है वो इवन है, इवन बेनिफिट हो, तो आप पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? एनी क्वेश्चन? लेकिन कारोबार में जनरली इवन बेनिफिट नहीं होता, कारोबार में हर साल बराबर कमाई नहीं होती। कारोबार को कारोबार कहते ही इसलिए हैं कि इसमें रिस्क होता है, कभी ऊंच कभी नीच चलती रहती है। तो जनरली वी विल सी सिचुएशन वेयर व्हेन वी इन्वेस्ट एन अमाउंट आवर एनुअल रिटर्न विल बी वेरिएबल। जैसे ये एक प्रोजेक्ट का केस है, प्रोजेक्ट ए का डाटा हमें दिया गया है, हमारे सेल्स डायरेक्टर ने आइडिया दिया कि भाई इस प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो हमें सालाना रिटर्न्स कुछ आ सकती हैं। उन रिटर्न्स का अंदाज़ा लगवाया गया फाइनेंस टीम और बाकी टीम की इन्वॉल्वमेंट से। तो अंदाज़ा ये लगा कि भाई प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करने से हम सालाना इतने पैसे कमा सकते हैं। प्रोजेक्ट की लाइफ नज़र आ रहा है यहाँ से 5 साल है, आप इन्वेस्टमेंट करो 90 मिलियन की, तो पहले साल दूसरा साल सोन इतनी कमाई होगी, और 5 साल बाद प्रोजेक्ट की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मशीन डिस्कार्ड हो जाएगी। 5 साल बाद मशीन की रेजिडुअल वैल्यू, डिस्पोजल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 4 मिलियन है। अब ये भी एक प्रोजेक्ट है, अब हमसे कहा जाए इसका पे बैक बताओ, तो ये तो अनइवन कैश फ्लोज है। अनइवन कैश फ्लोज में तो वो फार्मूला नहीं लगेगा। तो अनइवन कैश फ्लोज का पे बैक निकालने का तरीका है कि आप इनके पैरेलल क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का कॉलम बनाते हो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम से मुराद है कि आप देखो हर स्टेज पे, ये आपके इंटरवल्स हैं, बिजनेस के सालाना इंटरवल्स हैं, हर इंटरवल पे आपके इन्वेस्टर की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल जब कैश आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, इन्वेस्टर की पोजीशन इज 90 नेगेटिव। जब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया तो इन्वेस्टर की जेब से 90 नेगेटिव है। 1 साल गुजरा, 40 रिकवर हो गया, तो 90 माइनस 40, पोजीशन इज 50, स्टिल नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 30 रिकवर हुआ, पोजीशन इज 50 माइनस 30, 20, स्टिल नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 20 रिकवर हो गया, तो 0। तो इसका मतलब पे बैक में कितना टाइम लगा? 3 साल। पे बैक पीरियड इज 3 years। अनइवन कैश फ्लोज हो तो प्रोजेक्ट से रिटर्न सालाना जो है वो अनइवन है, बराबर नहीं है। सो अनइवन रिटर्न हो
तो फिर प्रोजेक्ट का पे बैक निकालने का तरीका है कि आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की पोजीशन बिल्ड कर लें। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की पोजीशन इस अंदाज में बिल्ड होती है और यहां से हमें पता लगा हमारा डिस्काउंटेड पे बैक हमारा पे बैक पीरियड 3 इयर्स है। तो उसका यहाँ पे क्यों देखें, हम यहाँ पे क्यों ना देख लें। जी जनाब, या पहले हम इसको देख लेंगे जी, यहाँ पे दोबारा आए पीछे। कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे को दिक्कत थी? अच्छा जी, अब हम एक और केस देखते हैं। ये प्रोजेक्ट बी की कहानी है। उसका भी अंदाज़ा लगाया गया है कि भाई अगर हम 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करें तो साल बाद इतना फ़ायदा होगा, 2 साल बाद इतना, 3 साल बाद इतना, 4 साल बाद, 5 साल बाद, और 5 साल बाद मशीन फिर ख़त्म हो जाएगी लाइफ, 2 मिलियन का बेच देंगे। रिक्वायरमेंट इज़ द सेम, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करें। अनइवन कैश फ्लोज की कहानी है तो सेम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बिल्ड करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट 20 नेगेटिव, 1 साल गुजरा, 20 में से 10 रिकवर कर लिया, 10 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 10 में से 8 रिकवर हो गया, 2 नेगेटिव। एक और साल गुजरा तो जनाब ये तो 4 पॉजिटिव हो गया। ये हो गया जी 4 पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा पे बैक 2 साल से कुछ ज्यादा है, लेकिन 3 साल पूरे होने से पहले पूरा हो गया। तो 2 ईयर प्लस, वो प्लस कैसे निकालना है? तो ये एक छोटा सा आसान सा एक कंपोनेंट है, हम इसकी मदद से निकाल लेते हैं। फार्मूला है जी ईयर बिफोर फुल रिकवरी। फुल रिकवरी से पहले कितने साल गुजरे हैं? 2 साल, प्लस अनरिकवर्ड कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर 2 डिवाइडेड विद रिकवरी ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। टोटल रिकवरी कितनी है? 6। लीजिए जी, ये आपका 2.33 ईयर्स आ गया। और अगर हमें जरूरत पड़े तो 0.33 को मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 मंथ्स। तो अगर कभी आपका फ्रैक्शंस आ जाएं इस तरह के केस में, जहां पे एक साल में आप नेगेटिव हैं, अगले साल में पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उस केस में वो फ्रैक्शन ऑफ द ईयर कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि साल के स्टार्ट में अनरिकवर्ड अमाउंट कितनी है और कैश फ्लो ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर कितना है। ठीक है जी, तो हम इस हिसाब से, इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना ये एक एस्पेक्ट है, एक स्टेप है प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन के लिए। तो हमने अभी जो बात सीखी है कि किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करनी हो, पे बैक पीरियड मेथड कहता है कि सबसे पहले उसका पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लो। पे बैक पीरियड कैलकुलेशन में हमने कहा जी किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। पहली बात तो डेफिनेशन आ गई ना कि भाई हमारा प्रोजेक्ट अपनी कमाई से हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी देर में वापस करेगा हमें, दिस इज पे बैक की डेफिनेशन। इसमें अपनी कमाई की बात करें तो कमाई को हमने क्लियर कर दिया, कैश कमाई, अकाउंटिंग प्रॉफिट वाली कमाई नहीं लेनी, कैश कमाई। हमें प्रॉफिट और कैश की कमाई का डिफरेंस अकाउंटिंग से तो क्लियर है, यहाँ पे उसकी थोड़ी रिवीजन हम दोबारा कर लेंगे, आसान रिवीजन है। यहाँ पे हमने कैश फ्लो नहीं दोबारा बनानी, लेकिन हमें ये फर्क ज़हन में रखना है कि भाई हमें क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट्स दिए जाए और कहा जाए पे बैक निकालो, तो प्रॉफिट्स के साथ पे बैक नहीं निकलता, कैश फ्लो के साथ पे बैक निकलता है। कैश फ्लो और प्रॉफिट में फर्क होता है। अच्छा जी, कैश फ्लो अगर बराबर है सालाना तो हम इस फार्मूले से पे बैक निकाल लेते हैं, और अगर अनइवन है कैश फ्लोज प्रोजेक्ट से, रिटर्न अनइवन है, तो हम इस मेथड से पे बैक निकाल लेते हैं। वो यहाँ पे फुल ईयर में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, हमने सारी कैलकुलेशन पे बैक की सीख ली कि आपने किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करनी है तो पहला काम है उस कैपिटल प्रोजेक्ट का पे बैक मेजर कर लो। अब पे बैक मेजर तो कर लिया, असल काम पे बैक हमने मेजर किया क्यों है?
क्योंकि हम फैसला करना चाहते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। अब बारी आई फैसला करने की, तो उस फैसले के लिए हमें फिर एक डिसीजन रूल चाहिए। यह है जी पे बैक पीरियड का डिसीजन रूल। हम जितने भी टूल्स पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे, हर टेक्निक का हमें रूल दिया जाएगा, और रूल दो एंगल से हमें दिया जाएगा। एक, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी का फैसला कैसे किया जाता है, और दूसरा, अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं एज ऑप्शन, तो उसमें से बेहतर प्रोजेक्ट का फैसला कैसे किया जाता है, कंपैरिजन। तो पहले फिजिबिलिटी की बात कर लें कि भाई फिजिबिलिटी से हमारा कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं, कैसे फैसला करेंगे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव इट्स स्टैंडर्ड पे बैक। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड पे बैक होगा। आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उस कंपनी के सीईओ ने एक स्टैंडर्ड पे बैक बना के रखा होगा, जी मेरा स्टैंडर्ड 5 साल है, 4 साल है, 3 साल है, 2 साल है, उसका एक स्टैंडर्ड होगा। अब हमारा रूल क्या है, हमने प्रोजेक्ट का पे बैक तो कैलकुलेट कर लिया। अगर प्रोजेक्ट का पे बैक स्टैंडर्ड पे बैक से कम है तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर प्रोजेक्ट का पे बैक स्टैंडर्ड पे बैक से ज्यादा है तो हम प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। दिस इज द बेसिक गाइडलाइन। फॉर एग्जाम्पल, हमारा स्टैंडर्ड पे बैक है 3 ईयर, हमारा स्टैंडर्ड पे बैक है 3 ईयर। प्रोजेक्ट ए की बात कीजिए, प्रोजेक्ट ए का पे बैक कितना आया था, प्रोजेक्ट ए का पे बैक था 3.3 ईयर्स, सॉरी अच्छा मैं इसको बल्कि इसको फिर हम करते हैं कि 2.5 ईयर्स में ले लेते, तो स्टैंडर्ड पे बैक 2.5 ईयर्स मैंने कहा जी, ठीक है जी, स्टैंडर्ड पे बैक 2.5 ईयर है। तो प्रोजेक्ट ए का पे बैक 3 ईयर्स आया, इसको मैंने कंपेयर किया स्टैंडर्ड पे बैक से 2.5 ईयर्स, तो मेरा फैसला क्या है, रिजेक्ट। प्रोजेक्ट ए को रिजेक्ट कर दो। अब इसी पैटर्न पर मैं प्रोजेक्ट बी को कंपेयर करूं, तो प्रोजेक्ट बी में मैंने पे बैक कितना कैलकुलेट किया, 2.33 ईयर्स। अब ये पे बैक मेरा स्टैंडर्ड से कम है, इसका मतलब प्रोजेक्ट बी मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। बराबर आ जाए तो सिक्का उछाल लें। अच्छा, यहां पे ना ये सवाल इस तरह का आपके जहन में आती है, सिचुएशन भी आपके सामने शायद कभी आ जाए, वैसे तो एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन 100 में से एक दफा आ भी सकती है। तो रूल क्या है, स्टैंडर्ड है आपका, स्टैंडर्ड मीट हो जाए या स्टैंडर्ड एक्सीड हो जाए, दोनों सूरत में आपको कबूल होना चाहिए ना। आपका स्टैंडर्ड है भाई 3 साल में जो प्रोजेक्ट पैसा वापस करेगा वो ले लेंगे, तो जो 3 साल में कर रहा है वो भी ठीक है, जो 3 साल में कम में कर रहा है वो भी ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मली वैसे आपको इतनी थिन डिसीजन लाइन के साथ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ जाए तो कॉमन सेंस विल ऑलवेज प्रिवेल कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड मीट तो हो रहा है ना, जो प्रोजेक्ट 3 साल में पैसा वापस करे या 3 से कम में वापस करे, मुझे वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो जनाब जनरली जैसे मैंने कहा इतनी थिन लाइन आपको टेस्ट नहीं की जाएगी। तो ये जनाब हमारा फिजिबिलिटी का रूल हो गया। इट्स वेरी सिंपल रूल के, और यहां से समझ लो, बल्कि इसको पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर मजीद बात कर लेते हैं। कंपैरिजन में कहा जाता है कि जो प्रोजेक्ट जल्दी पैसा वापस करता है वो बेहतर है, प्रोजेक्ट विद शॉर्टर पे बैक इज बेटर। तो हमारे केस में किस प्रोजेक्ट का पे बैक शॉर्टर है, बी बेहतर है। रूल यहां पे ये है कि भाई जो प्रोजेक्ट जल्दी पैसा वापस करता है वो बेहतर है। पैसा आपने प्रोजेक्ट में लगाया, जिस प्रोजेक्ट की कमाई से आपकी इन्वेस्टमेंट जल्दी वापस आ रही है वो प्रोजेक्ट इस मेथड के तहत बेहतर है। ये मेथड हरफे आखिर नहीं है बाय द वे, ये मेथड सबसे बेसिक मेथड है और सबसे कमजोर मेथड है। तो लेकिन जब हम कोई मेथड पढ़ते हैं तो उसकी कमजोरियों के साथ ही पढ़ रहे हैं, इसके मसाइल हैं बड़े, उन मसाइल को भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने मेथड जो इसके इन्वेंटर ने ईजाद किया, जैसे ईजाद किया वैसे हमने पढ़ा है। तो उसने कैसे पे बैक कैलकुलेट करने का तरीका बताया, हमने पढ़ लिया। उसने कैसे डिसीजन लेने का तरीका बताया, हमने पढ़ लिया। इसमें मसाइल हैं, इसमें प्रॉब्लम है, उन पर बात करेंगे, लेकिन उससे हमारी ये डिस्कशन नहीं बदलेगी, क्योंकि एग्जाम में हमें ये सवाल इस अंदाज में आ सकता है कि प्रोजेक्ट का पे बैक कैलकुलेट कीजिए और इसके इश्यूज को हाईलाइट कीजिए, इसमें मसले क्या बताइए इस टेक्निक में। तो मसले भी हमें किताब में लिखे नजर आएंगे, हमारी नज़र से गुजरेंगे, हमें उनको पढ़ना भी है और उनको रट्टे के अंदाज में नहीं बट समझ के अंदाज में मेमोराइज भी करना है।
क्योंकि एग्जामिनर हमें यहाँ पे रट्टे वाली चीज़ें लिखवाने से परहेज करता है। वो इस अंदाज में चीज़ें पूछेगा कि अगर आपने चीज़ कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, पॉइंट्स को समझा हुआ है, तभी आप जवाब अच्छा दे पाओगे। रट्टा लगाया हुआ है तो जवाब अच्छा नहीं दे पाओगे। जी, डिसीजन रूल पे बैक पीरियड मेथड का जी बेटा, अगर आपकी कुछ पीरियड के बाद इन्वेस्टमेंट दोबारा आ रही है तो फिर आप शायद इस फार्मूले की मदद से उसका पेबैक कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये फार्मूला सिर्फ उसी सूरत में पेबैक आपको कैलकुलेट करके देगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इनिशियल एक दफ़ा आ रही है और आपकी रिटर्न सालाना कैश टर्म में बराबर है। ये फार्मूला तभी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा के बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट आ रही है तब शायद आपको इसी टेबल से ही मदद लेनी पड़ेगी पे बैक कैलकुलेट करने के लिए। जी बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब कर लिया जाता है तो उसके बाद ये जो कैश फ्लोज आ रहे हैं ना, ये रेवेन्यू कैश फ्लोज का नेट है। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो तो रेवेन्यू जनरेट भी तो करते हो ना, सेल्स जनरेट करोगे, मतलब चीज़ बनाने पे खर्चा करोगे तो चीज़ को बेच कर रेवेन्यू कमाओगे भी तो सही। तो ये सारे जो कैश फ्लोज है ये रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का नेट है, ये सारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, हमने जो एक बात मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किया था कि हमें कैश फ्लोज को लेकर चलना है। हमें एग्जाम में एग्जामिनर कभी प्रॉफिट्स भी दे सकता है, जैसे ये सवाल है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज ऑन इट्स फिजिबिलिटी इफ द कंपनीज बेंचमार्क या स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड इज 4 ईयर। तो जनाब, हमसे इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने को कहा गया है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 मिलियन है, जिसकी लाइफ 5 साल है, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड 20 मिलियन है और फोरकास्ट प्रॉफिट की टर्म में दी गई है। मतलब इस इन प्रोजेक्ट से हमें सालाना मुनाफा क्या आएगा 5 साल में, ये बताया गया है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, पे बैक कैलकुलेट करना है तो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सालाना रिटर्न चाहिए कैश फ्लो टर्म में। अब हमें प्रॉफिट्स को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है, ये अलर्ट हमें मिलना चाहिए। और प्रॉफिट्स को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना, अब ये कैश फ्लो वाला नॉलेज नहीं चाहिए जो आपने IAS 7 में पढ़ा होगा। क्या IAS 7 है, IFRS 7 है? IAS 7। तो IAS 7 वाला नॉलेज नहीं चाहिए। यहाँ पे जिंदगी आसान है क्योंकि वो अकाउंटिंग का नॉलेज अकाउंटिंग में आपको सिखा दिया गया है। प्रैक्टिकली इफ यू फेस दिस सिचुएशन यू विल अप्लाई दैट स्टैंडर्ड। बट यहाँ पे आपसे अकाउंटिंग का नॉलेज पूरा नहीं टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट टेस्ट किया जाएगा कि आपको कैश फ्लो और प्रॉफिट का फर्क पता है, कहाँ पे कैश फ्लो लेने, कहाँ पे प्रॉफिट लेने हैं। तो प्रॉफिट से कैश फ्लो में जाना इतना आसान रखा गया कि डेप्रिसिएशन इज द ओनली वैल्यू जिसकी वजह से प्रॉफिट्स और कैश फ्लो में फर्क आता है। तो प्रॉफिट्स में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, कैश फ्लो आ जाएंगे। कैश फ्लो में से डेप्रिसिएशन लेस कर दो, प्रॉफिट आ जाएंगे। हमने सिर्फ इतना सा रिलेशनशिप याद रखना है, हमें इससे ज्यादा कैलकुलेशन एग्जामिनर विल नॉट टेस्ट, ठीक है। तो इस केस में उसने हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और हमसे कहा जी पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो। तो हमें इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को इस तरह प्रेजेंट करना पड़ेगा। रिटर्न तो हर साल बदल रही हैं, रिटर्न तो हर साल बदल रही हैं, तो हमारी जो प्रेजेंटेशन बनेगी, हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये तमाम वैल्यूज रुपीज इन मिलियन में गिवन है तो हम रुपीज इन मिलियन में ही ले लेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जी 200 मिलियन की। इसके बाद हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ईयर वाइज दिए गए हैं 1 2 3 4 5 ईयर वाइज प्रॉफिट की फिगर दी गई है। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट की फिगर इधर लिखता हूँ 25 मिलियन, 37 मिलियन, 20 मिलियन, 45 मिलियन एंड 15 मिलियन। हमने अभी क्या सीखा कि प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो हमें कैश फ्लोज मिल जाते हैं।
तो डेप्रिसिएशन इस केस में डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलिसी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस कहीं से भी निकलती है ना, तो यहाँ पे कोई पॉलिसी पे इंडिकेशन है? जब पॉलिसी पे इंडिकेशन नहीं है तो हम स्ट्रेट लाइन अप्लाई करेंगे वर्किंग वन की मदद से। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हमारी बनेगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड विद लाइफ 36। लीजिए जी, ये हमारी सालाना डेप्रिसिएशन की फिगर आ गई है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हर साल सेम है 36, 36, 36, 36 एंड 36। लीजिए जी, सम कीजिए तो कैश फ्लोज आ गए 61, 73, 56, 81, 51। लीजिए जी, अब ये डाटा उस शेप में आ गया। सॉरी, एक चीज रह गई, रेजिडुअल वैल्यू। एक चीज हम मिस कर गए, रेजिडुअल वैल्यू। प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाएगा तो 20 मिलियन की ये वैल्यू भी हमारी आनी है। ये हमारे प्रोजेक्ट के टोटल कैश फ्लोज आ गए। इन्वेस्टमेंट, फिर सालाना कमाई, और 5 साल कमाई के बाद जो स्क्रैप वैल्यू प्लांट को बेच के मिली। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद सालाना बेनिफिट हमें कैश शेप में आ गया और वो बदल रहे हैं, चेंजिंग कैश फ्लोज हैं। तो क्या करें, पे बैक बनाने के लिए कुमुलेटिव कैश फ्लोज की वर्किंग बना लेंगे। तो प्रोजेक्ट शुरू हुआ 200 नेगेटिव, 1 साल गुजरा, 200 में से 61 रिकवर हो गए, 139 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 139 में से 73 रिकवर हो गया, 66 बाकी रह गया। एक और साल गुजरा, 66 में से 56 रिकवर हो गया, 10 नेगेटिव हो गया। एक और साल गुजरा तो 81 माइनस 10 71 पॉजिटिव हो गया। तो यहां से अब हम अपना पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फार्मूला हमने सीखा था उसके मुताबिक पे बैक पीरियड क्या आता है जी? हमने पढ़ा था पे बैक पीरियड इज years before full recovery 3 plus amount to be recovered in the next year, last year unrecovered amount 10, amount total recovery in the subsequent year 81। तो जनाब क्या बना 3.12 years। ये है जी हमारा पे बैक पीरियड। लेकिन हमसे सिर्फ पे बैक थोड़ी मांगा गया, हमसे क्या एडवाइस भी करो। तो एडवाइस करने के लिए क्या करें, इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड से, और स्टैंडर्ड क्या है 4 इयर्स। तो डिसीजन क्या हुआ आपका, एक्सेप्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट का पे बैक स्टैंडर्ड से कम है। आपका डिसीजन है एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। पे बैक पीरियड मेथड की कैलकुलेशन, कैश फ्लोज को लेकर चलेंगे, प्रॉफिट्स को नहीं। हमारे सिलेबस में जितनी भी टूल्स अवेलेबल हैं उन सब टूल्स में हमने कैश फ्लोज को लेके प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी सेस करनी है कि हम प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में सालाना कैश रिटर्न हमें क्या आनी है। हम किसी भी टूल में प्रॉफिट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगले भी तमाम टूल्स कैश फ्लो की बेसिस पे ही हमें इस्तेमाल करने हैं। हमारी प्रॉफिट्स की बेस पे एक टूल हम पढ़ते हैं लेकिन वो सीफैप में पढ़ेंगे। कैफ में हमारे सारे टूल्स कैश फ्लो की बेसिस पे हैं, और प्रॉफिट्स और कैश फ्लो का रिलेशन मैंने आपको बता दिया कि हमें कैफ 6 में क्या दिया गया है। जी, एनी क्वेश्चन? नॉर्मली हमें जैसे मैंने कहा ना कि कैश फ्लो और प्रॉफिट्स में डिफरेंस की कई रीजंस हो सकती हैं, अकाउंटिंग में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो नॉलेज हमारा अकाउंटिंग में टेस्ट भी हो चुका है। यहाँ पे मेरी नज़र से पिछले 20-22 साल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा कोई सवाल नहीं गुजरा जिसमें इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट दी गई हो। नॉर्मली डेप्रिसिएशन ही एक वाहिद नॉन कैश आइटम हमें दी जाती है एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन 22 साल में नहीं आया। अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ आ जाता है तो कर लेना भाई, ट्रीट मेरे बना डाल देना, कर लेना। नॉन कैश आइटम को हमने ट्रीट करना होता है। मैंने इसलिए कहा कि कैश फ्लोज और नॉन प्रॉफिट और कैश फ्लो के डिफरेंस में कई एडजस्टमेंट होती हैं। आपने अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट पढ़ी है, वो तो पूरी स्टेटमेंट बनती है आपकी, तो हमें यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट नहीं बनानी।
हमें यहाँ पे सिर्फ एक एडजस्टमेंट ही टेस्ट की जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि भाई ये अकाउंटिंग का पेपर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपकी ये अलर्टनेस देखी जा रही है, क्या आपको पता है कि पेबैक पीरियड में हमने कैश फ्लोज लेने या प्रॉफिट नहीं लेने। तो भाई प्रॉफिट्स अगर गिवन हो, कैश फ्लो में कन्वर्ट करना अकाउंटिंग में सिखा दिया गया है, यहाँ पे उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं डाला जाता आपको, यहाँ पे जिंदगी आसान रखी जाती है। जी एनी क्वेश्चन, कोई और? अच्छा जी, डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। बेसिक टेक्निक पेबैक पीरियड में इतनी ही बात थी, इसके अलावा शायद आगे कोई इलस्ट्रेशन हमारे सामने आ जाए तो हम उसको रिवाइज दोबारा कर लें। जनरली हमें एग्जाम में कैफ 6 का पेपर देखें तो पेबैक पीरियड पे मुझे लगता नहीं कि मेरी नज़र से कोई सवाल गुजरा है, ऑल्दो कैफ 6 की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन कैफ 6 से मैं पीछे भी चला जाऊँ, मैं कैफ 8 में चला जाऊँ, वहाँ पे भी ये टॉपिक होता था। उधर पेबैक पीरियड शायद हमारे सिलेबस में नहीं होता था। फिर मैं अगर BFD में चला जाऊँ, जहाँ पे पेबैक पीरियड हमारे सिलेबस में है, उधर भी मैंने इसको कभी टेस्ट होते नहीं देखा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपको आगे दोबारा नज़र ना आए, लेकिन आपको कोई एग्जाम में 2-3 नंबर का, 1-2 नंबर का MCQ जरूर आ सकते हैं। इस पर हम सवाल नहीं एक्सपेक्ट करते में सवाल आएगा, लेकिन 1-आध नंबर का MCQ या 1-2 नंबर की कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इसकी टेस्ट हो सकती है। इससे ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं है। और ये है भी इतना आसान कि एक दफ़ा आपने सीख लिया, और आज अगर आप जाकर उसको रिवाइज कर लोगे तो आइंदा जब भी पढ़ोगे 5 मिनट की रिवीजन है। इससे ज़्यादा इस पर टाइम कभी नहीं लगना। आज रिवाइज कर लिया, जब टेस्ट आएगा 5 मिनट तब दे देना, असेसमेंट आएगी 5 मिनट तब दे देना। पूरे आपने सेशन में एक घंटा भी नहीं लगाना इस टॉपिक पे। पूरे सेशन में एग्जाम तक शायद आधा घंटा लगेगा इस टॉपिक पे आप पे, लेकिन लगाना ज़रूर है आधा घंटा। 5-5 मिनट करके 4-5 दफ़ा हमने इस टॉपिक को देखना ज़रूर है कि एग्जाम में अगर हमें 1-2 नंबर का सवाल आता है तो वो सबसे आसान कैलकुलेशन होगी। ऐसा ना हो कि लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हम लूज़ कर दें सवाल को, कि हम पास पेपर भी तवज्जो करते रहें और हम पास पेपर में हमें नज़र ही ना आए और हमारे दिन से पेबैक का लफ्ज़ ही गायब हो जाए मेमोरी से। ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जब हम जरा एडवांस मेथड की तरफ चलते हैं, एडवांस्ड मेथड्स के लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को जरा रिफ्रेश करना है, क्योंकि हमने सीखा तो हुआ है ना पहले। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है पहले अपने QM के स्टडीज़ में, हमने इसको रिफ्रेश करना है। क्योंकि हमारी जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जो कि मेन हमारे सिलेबस की टेक्निक, आप कह लें कि मेन सिलेबस हमारा है इन्वेस्टर अप्रेजल का, उनकी तरफ जाना है हमें, तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट पे बेस करती हैं। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? फॉरगेट दिस इंफॉर्मेशन जो लिखा हुआ है, अपनी कॉमन सेंस या प्रायर नॉलेज के बेस पे बताइए व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जी बेटा। बिल्कुल ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू टाइम के साथ बदल जाती है। जैसे कि आपके साथी ने कहा कि आपके पास आज अगर 100 रुपया है, उस 100 रुपये की वैल्यू साल बाद सेम नहीं रहेगी। आजकल तो दिनों के हिसाब से बदल रही है, तो लेकिन बहरहाल वक्त के साथ पैसे की वैल्यू बदल जाती है। दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट क्यों करती है, पहले हम इस पे बात कर लें। तो इसको समझने के लिए, अच्छा हम बल्कि हम यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों हमें कंसिडर करना चाहिए, हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर क्यों करना चाहिए, हम कैफ 3 में इसको कंसिडर क्यों नहीं करते थे। कैफ 3 में हमने ये बात नहीं की थी। तो जनरली समझा जाता है, वैसे आजकल के दौर में तो कैफ 3 में भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि रोज प्राइसेस बदल रही है ना, क्योंकि जनरली समझा जाता है कि टाइम
की वजह से जो वैल्यू मनी की बदलती है दैट रिक्वायर्स मिनिमम 1 ईयर। 1 साल बाद कोई वैल्यू में चेंज आता है, रोज की रोज तो वैल्यू चेंज नहीं होती, ये जनरली समझा जाता है। हमारी सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों से एक्सेप्शनल चल रही है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जरूर कंसिडर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम पैसा जेब से निकालते हैं आज, मशीनरी खरीदी है आज, और उस मशीनरी ने हमें कमाई करके रिटर्न देनी है अगले कई सालों तक। तो जो पैसा आज लगा है और जो पैसा साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आना है, उनकी वैल्यू बराबर नहीं है। 100 जो आज लगाया और उस 100 के प्रोजेक्ट से जो 100 हमने साल में कमाया वो बराबर नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भाई प्रोजेक्ट अप्रेजल में चूंकि लॉन्ग लाइफ होती है, कई साल इन्वॉल्व होते हैं, तो इतने सालों में पैसे की वैल्यू बदल रही होती है, तो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करना चाहिए प्रोजेक्ट अप्रेजल में। अच्छा, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट किन फैक्टर्स की वजह से करती है? इस फैक्टर को समझने के लिए हम एक छोटी सी मिसाल लें। लेट्स अज्यूम आपने एक दोस्त को अपने आज से 1 साल पहले उधार दिया 1 लाख का, आपका सरप्लस पैसे थे, आपके दोस्त ने आपसे मांगे, आपने उसको 1 साल के लिए उधार दे दिया उसकी रिक्वेस्ट पे। अब आज 1 साल पूरा हो गया, वो दोस्त आपके पास आया, आता तो नहीं है वैसे खुद ही लेके पैसे, तो लेकिन अज्यूम करो वो आ गया या आपके बुलाने पे आ गया। तो अब उसने कहा भाई पैसे 1 लाख मेरी जेब में है, लेकिन अगर मुझे 1 साल और उधार है, मेरे पास ही रहने दो पैसा। तो लीविंग ऑल अदर फैक्टर्स, इस्लाम में एक इंसानी हमदर्दी, सारी चीज़ें साइड पे रखो भी हम, तो प्योर फाइनेंशियल डिसीजन, आपको आपके दोस्त ने ऑप्शन दी भाई लाख मुझसे अभी ले लो या लाख साल बाद ले लेना। व्हाट इज योर प्योर फाइनेंशियल डिसीजन? अभी, हमें पैसा अभी चाहिए। ठीक है, मैंने फिर बोला कि इस्लामिक फैक्टर्स हमने साइड पे रख दिए, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिसीजन क्या होगा, उसके अंडर डिसाइडिंग फैक्टर कुछ और हैं। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस साइड पर रख दी, वो अलग चीज़ें हैं। प्योर फाइनेंशियल बात करें, आपका डिसीजन है ये पैसा भी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई ये पैसा भी क्यों मांगा, बिकॉज यू नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट। अब आपके इस डिसीजन के पीछे 3 फैक्टर्स हैं, 3 डिटर्मिनेंट्स हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। डिटर्मिनेंट नंबर 1, इन्फ्लेशन। आपने पैसा आज क्यों मांगा? क्योंकि आपको पता है कि 1 साल में प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो मैं आज 1 लाख से जो बाय कर सकता हूं, साल बाद मैं वो चीज 1 लाख में बाय नहीं कर पाऊंगा। फैक्टर नंबर 2, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। आज अगर मुझे 1 लाख मिल जाएं तो मैं अपने कारोबार में उसको इन्वेस्ट करके उस पर 20, 25, 30 हज़ार साल में कमा लूंगा, उसको 1 लाख 20, 25, 30 हज़ार बना लूंगा। सो पैसा इन्वेस्ट करके उस पर कमाई की जा सकती है, रीजन नंबर 2। एंड फैक्टर नंबर 3, अनसर्टेनिटी। आज आपके दोस्त के पास पैसे भी हैं, उसकी विलिंगनेस भी है, कैपेसिटी, दोनों चीजें अवेलेबल है, और साल बाद खुदा ना खासा इनमें से कोई भी चीज हिल गई, उसकी नीयत बदल गई, या खुदा ना खासा कारोबारी नुकसान की वजह से उसके पास पैसे ना रहे, दोनों सूरतों में देयर इज अ रिस्क कि आपको आपके पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मुझे आज पैसा चाहिए। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे इनकॉर्पोरेट हमें करना चाहिए, और डिफरेंट जो टूल्स हैं उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ये डिस्कशन इंशाअल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे कल। यहाँ से ऑनवर्ड एडवांस टेक्निक्स की तरफ हम चलेंगे इंशाअल्लाह, और ग्रेजुअली इस टॉपिक को बिल्ड करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।